हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़ा कि हार्मोन्स होते क्या हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है काम करने का। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड अभी मैं मान के चल रहा हूँ, आप एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको इसके बारे में कुछ नहीं आता है। सबसे पहली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है। ग्लैंड है तो कुछ हुआ हार्मोन सिक्रेट करेगा। वह सिक्रेशन क्या होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा और अपना काम करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, अगर मोटे तौर पे बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम होता है वह और दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है कि वह दूसरा ग्लैंड काम करे, बस उसको वह कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल कर रहा है मतलब वो मास्टर है, किसी काम का मास्टर है, बस वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड का काम है थायरोक्सिन को रिलीज करना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह थायराइड को कंट्रोल करेगा कि कब थायरोक्सिन रिलीज करना है कब नहीं करना है, वह उसको मैनेज करेगा। तो ये काम हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, मतलब वह कंट्रोलिंग काम करता है और इसी काम के बिहाफ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन सोचिए कि हर काम में एक इकोसिस्टम होता है, कोई एक टॉपिक लेवल के ऊपर दूसरा टॉपिक लेवल होता ही है। उसी तरह से यहाँ कंट्रोलिंग में भी ऐसा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हाँ, वह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसको अपने नर्वस सिस्टम में। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है वो हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना पता होना चाहिए कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, जब कोई उसको कंट्रोल कर रहा है तो वह मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर हुआ ना, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। सो आई होप आपको समझ में यह आ गया। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहला बात तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है। तो सिंपल सी बात, ये ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में होता है, लेकिन कहाँ पे होता है हमने पढ़ा था बोन्स चैप्टर में, अपने वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा था। वहाँ पे भी 3D लेक्चर्स भी हैं इसके बोन्स के। तो वहाँ हमने स्फेनॉइड बोन को अच्छे से देखा था और मैंने वहाँ आपको फोकस किया था सेला टर्सिका के बारे में। तो स्फेनॉइड बोन एक क्रेनियल बोन होता है, जहाँ पे समझिए एक डिप्रेशन टाइप का होता है। उस पार्ट को क्रेनियल बोन मतलब स्फेनॉइड बोन के एक डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन वाले पार्ट को हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं। तो आप लोग स्पेलिंग भी देखिएगा, सेला टर्सिका बोलते हैं, जो कि स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट है। वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो यह हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है, हालांकि यह दूर रहता तब भी हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड के थ्रू अपना हार्मोन सेंड करते हैं या स्टिमुलस सेंड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, और वह अटैच्ड होता किससे है, इनफंडीबुलम के थ्रू अटैच्ड होता है। इनफंडीबुलम के थ्रू अटैच होता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, किससे, हाइपोथैलेमस से। और इसी अटैचमेंट के बिहाफ पर आप समझ सकते हैं, एनाटॉमिक के बिहाफ पे समझ सकते हैं, एनाटॉमी के बिहाफ पर कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है। एक होता है एंटेरियर पार्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक होता है हमारा पोस्टेरियर पार्ट। यहाँ पे दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो एंटेरियर पार्ट होता है वह आप सिंपल सी बात है, एंटीरियर साइड प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर पार्ट पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इनफंडीबुलम की, इनफंडीबुलम जब हाइपोथैलेमस से शुरू होता है तो इसके टर्मिनल पॉइंट पर, टर्मिनल एंडिंग पर बल्जिंग हो जाती है इनफंडीबुलम की, और सिंपल सी भाषा में बात करें तो वही बल्जिंग एक लोब का फॉर्मेशन कर लेता है, लोब की तरह दिखाई देता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर लोब। मतलब हाइपोथैलेमस से पोस्टेरियर लोब डायरेक्टली अटैच्ड है इनफंडीबुलम के थ्रू, और उसी इनफंडीबुलम में डिफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट हैं, उसी इनफंडीबुलम में डिफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट हैं। अब मान लीजिए हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर लोब को कोई स्टिमुली भेजनी होगी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डायरेक्टली न्यूरॉन से भेज देगा, क्योंकि हमें पता है दोनों एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ ही कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है। जब हम उसकी बात करते हैं तो वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से न अटैच होते हुए हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस एक दूसरा ग्लैंड है
और ये पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा है। हम जानते हैं जब कैपिलरी टू कैपिलरी ब्लड जाता है तो उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। जब वो पोर्टल सर्कुलेशन है मतलब हमारा हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस को अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कोई स्टिमुली, कोई केमिकल, कोई हार्मोन भेजना होगा तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू भेजेगा और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हाइपोफैसियल पोर्टल वेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से कनेक्टेड है, उसको बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एक नाम और होता है एंटीरियर लोब का, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का, पारस डिस्टैलिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है पारस नर्वोसा, क्योंकि न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बात करती है कि एक लोब और होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में, हालांकि ह्यूमन में ऐसा पाया नहीं जाता है, लेकिन आप समझिए एंटीरियर लोब्स और पोस्टीरियर लोब के बीच में एक लोब और होता है, इसको मिडल लोब बोलते हैं। देखिए पारस डिस्टालिस एंटीरियर लोब को बोलते थे, पारस नर्वोसा पोस्टीरियर लोब को बोलते थे, तो मिडल लोब को क्या बोलेंगे भाई? पारस इंटरमीडिया। सो आई होप आपको नाम याद हो रहे हैं। पहला नाम तो एंटीरियर लोब हो गया, दूसरा नाम हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, तीसरा नाम हो गया पारस डिस्टैलिस। ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी के ही नाम हैं। फिर बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब या पारस नर्वोसा, ये सब पोस्टीरियर लोब के ही नाम है। सो आई होप आपको यह याद हो रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे शायद आपको ये फास्ट लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आपको याद होते जाएगा सब चीज़ें इजी लगेंगी, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, इससे आपके माइंड में यह सेट हो जाए। अब हम बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस, देखिए एक चीज़ और, पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑरिजिन, यह एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। लास्ट देखिए बहुत सारे ग्लैंड आने वाले हैं, आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा कौन सा ग्लैंड कैसा ऑरिजिन है, तो लास्ट में हम चार्ट के फॉर्म में देखेंगे कि कौन किसका ऑरिजिन कैसा होता है। लेकिन आप अभी कम से कम इतना याद कर लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। तो अभी देखिए हमारे पास है क्या, हमने क्या सीखा कि हमारे पास अभी 3 लोब है। कौन कौन सा? सिंपल एनसीईआरटी की बात करें तो एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है और हमारे पास मिडल लोब। अब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके फंक्शन और इनके नेम्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, जहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, देखिए मेनली अभी मुझे डिस्कस करना है 2 लोब, मान लीजिए एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब हुआ। तो देखिए मान लीजिए थायराइड ग्लैंड हमारे पास है, हमें थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाना है। तब क्या होगा? हमें थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन है मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहेगा कि वह सिक्रेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करेगा। वो बात सही है, ऐसा होगा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बोला कि आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना है? मुझे पता है इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस ये मैसेज कैसे भेजता है? तो हाइपोथैलेमस भी हार्मोन भेजता है, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि वह दूसरा हार्मोन फॉर्म करे, जिससे कि दूसरा ग्लैंड हमारा कंट्रोल में आए या उसको कंट्रोल करे। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड में केवल और केवल जो एंटीरियर लोब है वही हार्मोन का सिंथेसिस करता है या वही नया हार्मोन भेजता है। पोस्टीरियर लोब कभी भी हार्मोन्स फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे या कभी आपने पढ़ा होगा कि वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन नाम के 2 ऐसे हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होता है, मैंने बोला पोस्टीरियर लोब तो कोई हार्मोन बनाता ही नहीं है। तो ये जो 2 हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वो कैसे निकले पोस्टीरियर लोब से? तो इसका सिंपल सा यही आंसर है कि यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में ही बना था, हाइपोथैलेमस में ही बना था। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है और वहां से डायरेक्टली सिक्रीट कर दिया जाता है। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कभी भी हार्मोन बनता नहीं है, वो हाइपोथैलेमस में बना हुआ होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। लेकिन
अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो वहीं पर बनते हैं। हालांकि उसके लिए, उसको बनाने के लिए हाइपोथैलेमस अपना दूसरे हार्मोन से, दूसरे सिक्रेशन से स्टिमुली भेजता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जी आप हार्मोन बनाइए। वहाँ से मैसेज ऐसा आता है, लेकिन वहाँ से हार्मोन्स बन के नहीं आते हैं कि डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाए, जैसा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में होता है। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में डायरेक्टली हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से आते हैं, बस वहाँ से रिलीज किया जाता है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट में हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो हार्मोन बनाया जाता है, फिर वह सिक्रीट किया जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस का, जो जो यहाँ पे सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अभी हम केवल उसको डिस्कस करेंगे। अब बाद में अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं। तो कुल 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर हम बात करें पहला हार्मोन, तो वह है ग्रोथ हार्मोन। आप ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, आपको याद करने हैं। हालांकि इन पे हम अलग अलग से अच्छे से इनके बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, काफ़ी इनको पढ़ना है हम इनके बारे में। सबसे पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब इतना आपको मान लीजिए याद हो गया कि इसको सोमैटोट्रॉफिक बोलते हैं, तो कोई ऐसा होगा ना जो ग्रोथ को रोकता भी होगा, उसको क्या बोलेंगे? वो इनहिबिट कर रहा है, तो सोमैटो इनहिबिटरी हार्मोन्स उसको बोलेंगे। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रॉफिक हो गया। ये पहला हार्मोन है। सबसे पहले आपको याद क्या करना है, सबसे बेसिक चीज़, ये किस पार्ट से रिलीज होता है। तो अभी मैं जितने भी नाम लूँगा सब एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट से रिलीज होंगे, सब एंटीरियर पार्ट से रिलीज होंगे। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद आता है हमारा थायराइड हार्मोन, उसके बाद आता है हमारा थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम लोग TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से? एडिनो हाइपोफाइसिस से। दूसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से? एंटीरियर पार्ट से। जितने नाम रहा हूँ सब एंटीरियर पार्ट आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए। उसके बाद होता है ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये इसका फंक्शन क्या है बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी आपको केवल नेम याद होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा ACTH, और चौथा होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम लोग FSH बोलते हैं। इसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। उसके बाद होता है LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या ICCH भी बोलते हैं, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट LH है। तो FSH और LH दो हार्मोन और रिलीज करता है ये कौन? हमारा एंटीरियर पार्ट या एडिनो हाइपोफाइसिस। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, उसका प्रोलैक्टिन आता है। फिर आता है हमारा MSH। जो देखिए ये जो लास्ट पार्ट मैंने बोला आपको MSH, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह मेनली रिलीज होता है पारस इंटरमीडिया पार्ट से, मतलब मिडल लोब से। मिडल लोब एडिनो हाइपोफाइसिस का ही पार्ट है, लेकिन यह मिडल लोब से सिक्रीट होता है। ये आपको याद होना चाहिए, NCERT में लिखता है। हालांकि ह्यूमन केस में ऐसा कुछ होता है नहीं कि मिडल लोब होता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि होता कहाँ से? मिडल लोब से निकलता है। कौन? MSH, नाम में ही M है, M फॉर मिडल। तो ये कहाँ से निकलता है? मिडल लोब से, जिसको पारस इंटरमीडिया भी बोलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि एंटीरियर पार्ट से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन्स, फिर हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड MSH, ये सब 7 नाम मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है हमारा पोस्टीरियर लोब। देखिए पोस्टीरियर लोब से बताता हूँ मैं आपको क्या रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन और वैजोप्रेसिन, मतलब वैजोप्रेसिन दूसरा नाम होता है ADH, जिसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसको हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ADH हार्मोन्स है वह किसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर 3 एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आई होप आप बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ये गलत है। इसका फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस से।
मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि ये फॉर्म होते हैं हाइपोथैलेमस में, रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन्स बनता नहीं है, न तो ऑक्सीटोसिन ही बनेगा न वैसोप्रेसिन अर्थात एडीएच ही बनेगा। तो अभी मैंने आपको केवल नेम बताया, आपको ऐसा लग रहा होगा इतने नाम याद करने हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ना ऐसा इंटरेस्ट आएगा इन हार्मोनों में कि सब कुछ आपको याद होता जाएगा। सो हम अगली पार्ट में ग्रोथ हार्मोन और डिफरेंट हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।